let's discuss polymerase chain reaction. This is very important topic regarding biotechnology. इसको थोड़ा सा ब्रीफ में जानना बहुत जरूरी है. आगे के जितने भी लेक्चर्स होंगे, जितने भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, उसमें डिटेल में आपको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का एक एक स्टेप बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा. लेकिन अभी एक ब्रीफ थोड़ा सा इसका जानकारी देना बहुत जरूरी है. तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेसिकली होती क्या है कि डीएनए जो हमारे पास होता है, डीएनए को मल्टीप्लाई करने की एक प्रोसेस होती है. मतलब हमारे पास अगर कहीं मान लीजिए कहीं पर कोई क्राइम सीन होता है और कहीं पर उस क्राइम सीन में हमको डीएनए मिलता है और डीएनए का सैंपल हमारे पास बहुत कम है, इतना कम है कि हम उस डीएनए सैंपल से एक्सपेरिमेंट आगे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. तो वहां पर हमको उस डीएनए के अमाउंट को बढ़ाने की जरूरत होती है. तो वो डीएनए का अमाउंट जो बढ़ता है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू बढ़ता है. एक और तरीका होता है जीन क्लोनिंग नाम का, जो आपने मेरे पिछले लेक्चर में देखा होगा, जहां पर जीन का कॉपी नंबर बढ़ाया जाता है, जीन का नंबर बढ़ाया जाता है. लेकिन क्योंकि एक डीएनए में बहुत सारी जीन्स होती हैं, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है एज कंपेयर टू जीन क्लोनिंग. तो वही समझते हैं. मान लीजिए हमारे पास ये डीएनए का सैंपल है जिसको हम टेम्पलेट डीएनए बोलते हैं. ये नंबर 1 में उसके आगे लिख देता हूं. इस डीएनए को हमको इस डीएनए को हमको मल्टीप्लाई करना है. तो इस डीएनए को टेम्पलेट डीएनए बोला जाता है. पहला पॉइंट. दूसरे पॉइंट में हम इस डीएनए को जिस सॉल्यूशन में रखते हैं, देखिए सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है कि ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती कहां पर है. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक टेस्ट ट्यूब के अंदर होती है. याद रखिएगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में काम आते हैं. मतलब न्यूक्लियोटाइड्स से लेकर न्यूक्लियोटाइड्स से लेकर हमारे पास सारे एंजाइम्स और जो भी इसके और ओलिगो अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में. ये सब अवेलेबल होते हैं यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, और वहां पर हम अपना टेम्पलेट डीएनए डाल देते हैं. फिर इस टेस्ट ट्यूब को भी एक बड़े से चैम्बर में रखा जाता है जो इसको हीट प्रोवाइड कराता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है ये प्रोसेस करने के लिए. तो हम सबसे पहले जिस टेस्ट ट्यूब में रखा रहता है, तो पहला स्टेप हमारा ये था कि टेम्पलेट डीएनए पहचानना. दूसरे स्टेप में हम इस टेम्पलेट डीएनए को 94 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं. होता क्या है, यहाँ पर सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं, डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं और इस प्रोसेस को बोला जाता है डीनेचुरेशन. क्या बोला जाता है? डीनेचुरेशन. याद रखिएगा. तो डीनेचुरेशन प्रोसेस 94 डिग्रीज. ये दूसरा स्टेप था. तीसरा स्टेप हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसको एनीलिंग बोलते हैं. एनीलिंग नाम याद रखिएगा, एनीलिंग. इसमें क्या करते हैं हम, 94 डिग्री सेल्सियस से वापस इसको ठंडा 50 डिग्री तक करते हैं और साथ में यहाँ पर छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे टेम्पलेट डीएनए के, मतलब ये 7 से 8 न्यूक्लियोटाइड बड़े टुकड़े जिनको ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स बोला जाता है या प्राइमर बोला जाता है, ये ऐड करते हैं. जैसे ही इनको हम ऐड करते हैं, ये अपनी रिस्पेक्टिव जो उनके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री, उनसे जाके चिपक जाते हैं इन डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स में. एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है. इन दोनों स्ट्रैंड से यहाँ पर ये एक चिपक गया है, एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड यहाँ पर चिपक गया है, बाकी कहीं नहीं चिपका है. अब चौथे स्टेप में हम एनिलिंग करने के बाद 50 डिग्री से फिर टेम्परेचर रेज करते हैं 74 डिग्री सेल्सियस तक. याद रखिएगा, पहले 94 डिग्री तक किया, फिर 50 डिग्री लाए और फिर हमको 74 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करना पड़ता है. अब हम इसको गर्म इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास जो पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जिसको टैक डीएनए पॉलीमरेज बोला जाता है, ये 74 डिग्री सेल्सियस में बहुत अच्छा काम करता है, स्पीड में काम करता है. तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है. प्राइमर हमने यहाँ पर ये जो थे हमारे पास ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ये इसलिए मिलाए थे क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को एक प्राइमर की जरूरत होती है. जैसे ही टैग डीएनए पॉलीमरेज को अपना रिस्पेक्टिव टेम्परेचर और न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं, इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, तो वो क्या करता है, इन प्राइमर्स के आगे सीक्वेंस बनाने लग जाता है. देखिए ये ग्रीन कलर का यहाँ पर डीएनए सीक्वेंस इस डायरेक्शन में बनने लग गया है और नीचे वाले टेम्पलेट डीएनए में स्ट्रैंड में इस डायरेक्शन में बनने लग गया है. और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो हमारे पास एक डीएनए टेम्पलेट की बजाय 2
एक ये और एक ये, दो नए डीएनए सैंपल, दो नए हमको मिल जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर देखिए डबल हो गया डीएनए का अमाउंट, मल्टीप्लाई हो गया। इस साइकिल को इस साइकिल को 25 से 30 टाइम्स तक रिपीट किया जाता है और 130 मिलियन कॉपीज हमारे पास इस तरीके से डीएनए की अवेलेबल हो जाती हैं। फॉर्मूला होता है 2 to the power n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स रिपीटेड। ये एक साइकिल रिपीट की तो हमको 2 की पावर 1 यानी कि 2, दो डीएनए मिले। अब यही साइकिल को हम 4 बार करेंगे रिपीट, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 to the power 4 यानी कि 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 2 to the 4, 2 to the 4, 4 4 the 16, यानी कि हमको 16 डीएनए के टुकड़े या मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आप 30 बार करेंगे तो 2 to the power 30, 30 बार साइकिल्स रिपीट करेंगे 2 to the power 30, और ये 130 मिलियन 120 मतलब मिलियंस ऑफ कॉपीज हमारे पास डीएनए की बन जाती है। इस तरीके से हमारे पास एक छोटा सा टुकड़ा डीएनए का हजारों लाखों करोड़ों डीएनए के टुकड़े दे जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डीएनए, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको हम डिटेल में आगे और पढ़ेंगे एक एक स्टेप धीरे धीरे, आज तो खाली एक इंट्रोडक्शन है, तो इसको नोट कर लीजिएगा जो जो मैंने बताया। पहली प्रोसेस थी डीनेचुरेशन 94 डिग्रीज में, दूसरी प्रोसेस थी एनिलिंग जहां ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड मिलाए जाते हैं 50 डिग्री सेल्सियस में, और तीसरी प्रोसेस पॉलीमराइजेशन की थी 74 डिग्रीज में जो टैग डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू की जाती है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।